हेलो फ्रेंड्स। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत में प्रशासन को कवर करेंगे। क्योंकि हमारा मध्यकालीन भारत के इतिहास का ये 8वां लेक्चर है, जो कि महेश उड़ालसर की NCERT पुस्तक से कवर किया जा रहा है। NCERT जो कि प्रश्नों के माध्यम से कवर किया गया है। हम प्रश्नों को देखेंगे, जहाँ आवश्यक पड़ेगा कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हुए चलेंगे। इससे हमारे प्रश्न भी तैयार हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। इससे पहले हमने पूरा दिल्ली सल्तनत देखा प्रश्नों के माध्यम से, कॉन्सेप्ट के साथ। फिर हमने विजयनगर साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा पढ़ा और बहमनी साम्राज्य के बारे में। आज हम दिल्ली सल्तनत में प्रशासन व्यवस्था कैसे थी उसको प्रश्नों के माध्यम से कवर करेंगे। पहला देखते हैं, दीवान मुस्तखराज विभाग की स्थापना किस कार्यकाल में की गई थी? दीवान मुस्तखराज जो विभाग बना था वो किसके कार्यकाल में स्थापित हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश के द्वितीय शासक थे, जो कि बहुत प्रतापी शासक था। दीवान मुस्तखराज विभाग किससे संबंधित था या वित्त विभाग था? दीवान मुस्तखराज वित्त विभाग से संबंधित होता था, जिसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर योम सुल्तान किस वर्ग के थे? सल्तनत काल में अधिकांश अमीर योम सुल्तान तुर्क वर्ग के थे, जो जब आक्रमण हुआ करता था उनके साथ जो सैनिक आया करते थे, वो सैनिक बाद में अमीर एवं सुल्तान के पद को धारण कर लिए। आगे देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित किस व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया था? वह कौन व्यक्ति था जिसने जब इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, अर्थात धर्मांतरण कर लिया था, तो उसे फिरोज शाह तुगलक ने अपना वजीर नियुक्त किया था? वो थे तैलग ब्राह्मण खान ए जहां को। तैलग ब्राह्मण खान ए जहां को फिरोज शाह तुगलक ने वजीर का पद दिया था। तो आप ये एक फैक्ट के रूप में याद रखिएगा। तैलग ब्राह्मण थे जिन्हें खान ए जहां की उपाधि दी थी। तैलग ब्राह्मण, याद रखिए, तैलंग ब्राह्मण थे जिन्होंने धर्मांतरण कर लिया था फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। जब उन्होंने धर्मांतरण किया, इसके बाद उन्हें वजीर नियुक्त किया गया और उनका नाम रखा गया खान ए जहां। आगे है, विजारत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत हुआ था? विजारत का चरमोत्कर्ष तुगलक राजवंश के अंतर्गत हुआ था। आप इसको फैक्ट है याद रखिएगा। विजारत के बारे में हम जानते हैं कि विजारत तुगलक वंश के समय में चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। इसका अर्थ क्या हुआ कि विजारत में हम कर को लगाते थे। जिस तरीके से कर में उतार चढ़ाव हुआ करता था उसको हम देखा करते थे, लेकिन वह चरमोत्कर्ष पर तुगलक के शासनकाल में पहुंचा था। आगे देखते हैं, आगे का प्रश्न, सल्तनत काल में भू राजस्व का, किसकी बात हो रही है? सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? जब सल्तनत काल था, जो पांचों वंश थे, कौन कौन सा? मुगल वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इन पांचों वंशों में भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? चौधरी कहलाता था। आज हम अपने आसपास भी चौधरी देखते हैं वर्तमान में, वो वही हुआ करते थे। राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी को चौधरी कहा करते थे। जो गांव में कर को वसूला करते थे उन्हें चौधरी कहा जाता था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी चौधरी हुआ करता था। आगे है, हक ए सर्व कर किस पर लगाया जाता था? हक ए सर्व कर एक सिंचाई कर हुआ करता था। हक ए सर्व कर एक सिंचाई कर हुआ करता था। आप इसको बस याद रखिएगा फैक्ट के रूप में, क्योंकि अब फैक्ट को तो हम कुछ नहीं जान पाएंगे, लेकिन हक ए सर्व किससे संबंधित है? सिंचाई कर से संबंधित है। इस तरीके से फैक्ट आप याद रखिएगा। आगे है, यहाँ पे लिखा है, इस्लामी शरीयत के अनुसार करों के प्रकार क्या क्या थे? जैसे जजिया, जकात, खुम्स, खराज। तो ये क्या है? जजिया किसे कहते थे?
जकात किन्हें कहा जाता था, खुम्स किन्हें कहा जाता था, खराज किन्हें कहा जाता था, इसको हम चलिए देखते हैं। जजिया वो होता था जो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर होता था। गैर मुस्लिम अर्थात मुसलमानों को छोड़कर जो भी अन्य लोग रहते थे उनसे धार्मिक अगर कोई भी अनुष्ठान होता था उनसे जजिया नामक कर लिया जाता था, जिन्हें हम गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला कर भी कहते थे। आगे का है जकात किसे कहा जाता था? मुसलमानों से उनकी आय का 2.5% अर्थात 2.5%, 2.5% वो जो स्वयं अपने आप अगर उन्हें इच्छा हो कि नहीं हमें अपने धन का कुछ हिस्सा सरकार के राजस्व में दान करना चाहिए, जिन्हें हम स्वैच्छिक धार्मिक कर भी कह सकते हैं, यह मुसलमानों से लिया जाता था जो कि स्वैच्छिक था और ये धार्मिक कर हुआ करता था जो अपनी आय का 2.5% अर्थात 2.5% दिया जाता था। खुम्स किसे कहा जाता था? ये वो कर होता था जब भी कहीं युद्ध हो, कहीं बाह्य आक्रमण किया जाता था तो वहां से जो धन लूट के लाया जाता था उसे ही खुम्स कहा जाता था। युद्ध में लूटा गया धन को खुम्स कहते थे और उसके 1/5 हिस्से को सुल्तान रखता था और 4/5 हिस्से को उन्हीं सैनिकों में बांट दिया जाता था। परंतु इसी खुम्स में अलाउद्दीन के काल में 1/5 हिस्सा ही केवल सैनिकों को दिया जाने लगा। कहीं ना कहीं सैनिकों के वेतन में कमी की गई थी अलाउद्दीन के समय में, जब जो कि लूट से धन प्राप्त किया जाता था। तो लूट से प्राप्त धन को खुम्स कहते थे, जो कि 1/3 भाग सुल्तान रखता था, 1/5 भाग सुल्तान रखता था और 4/5 सैनिकों को उनकी मेंटेनेंस, उनके जो भी वेतन भत्ते हैं उनको दिया जाता था। लेकिन अलाउद्दीन ने इसमें कुछ चेंज किया था, वही हिस्सा उलट दिया था, अर्थात 1/5 सैनिकों को देने लगे और 4/5 स्वयं रखने लगे। आगे एक कर है खराज। खराज भू राजस्व व्यवस्था होती थी जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, कोई धार्मिक नहीं था। साधारण रूप से आप अगर खेती करते हैं या फिर कोई व्यवसाय करते हैं तो आपको खराज देना पड़ेगा, लेकिन वो गैर मुस्लिम होते थे। आगे है सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस शासक के शासनकाल में अंकित हुआ था? खलीफा कौन थे? मुसलमानों के सर्वोच्च गुरु हुआ करते थे, अर्थात इस्लाम धर्म के सर्वोच्च गुरु को हम खलीफा कहते थे। अगर कोई सुल्तान बनता है या कहीं कोई क्षेत्र विजित होता है तो वो सम्राट है, इसके लिए एक परमिशन के रूप में खलीफा से ही परमिशन लिया जाता था। तो जो बगदाद में अवस्थित अंतिम खलीफा थे, सर्वप्रथम किस शासक ने उनका नाम अंकित करवाया था? वो अलाउद्दीन मसूद शाह थे। ये अलाउद्दीन खिलजी के से पहले आए। अलाउद्दीन ने इन्हें ही मारकर शासन व्यवस्था में स्थापित किया था अपने आप को। आगे यहाँ पे एक नोट है, इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल नामक 2 सिक्के चलवाए थे। टंका क्या होता था? जो चांदी का बना होता था, जीतल तांबे के बने होते थे और यह इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। इल्तुतमिश कौन थे? गुलाम वंश के एक शासक हुआ करते थे, यही रजिया सुल्ताना के पिता थे। आगे है तो कभी भी प्रश्न आए, टंका क्या था? चांदी का सिक्का, जीतल तांबे का सिक्का हुआ करता था। सल्तनत काल में फवाजिल का तात्पर्य क्या था? फवाजिल का तात्पर्य इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की गई अतिरिक्त राशि। इक्तादार क्या होते थे? जैसे हम बाद में देखते हैं जमींदारी व्यवस्था, उसी तरीके से उसी का एक रूप था, वो अलग तरीके से था, उन्हें इक्तादार कहा जाता था। जमीन के कुछ मालिकाना हक दिए जाते थे और वो कर वसूला करते थे। जितना कर निर्धारित होता था वो तो देते ही थे इक्तादार, लेकिन अगर वो जो सरकारी खजाने में कुछ अतिरिक्त, मान लीजिए उस वर्ष ज़्यादा
उत्पादन हुआ, तो ज़्यादा उत्पादन में से कुछ हिस्सा इक़्तिदार सरकारी खजाने में स्वेच्छा से जब जमा करते थे उसे ही फवाजिल कहा जाता था। आगे है जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित क्या था? यह राजकीय कानून थे। जिस तरीके से हम देखते हैं ना वर्तमान के आईपीसी की धारा, सीआरपीसी की धारा, उसी तरीके से मुगल काल में, क्योंकि हम मुगल काल के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जान रहे हैं, तो जवाबित राजकीय कानून हुआ करता था। राजकीय कानून अर्थात जो राज दरबार था उनमें जवाबित के अनुसार ही कोई भी कानून व्यवस्था चलती थी, नियम कानून बनाए जाते थे। आगे है दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? निरंकुश राजतंत्र, जिसमें हम ही सर्वे सर्वा हैं, राजा ही या सम्राट ही सर्वोच्च है, ये सीधा ईश्वर का प्रतिनिधि था। यह किसने कहा था? बलबन, जो कि मुगल सल्तनत काल में गुलाम वंश का अंतिम प्रतापी शासक था, जो कि बलबन था। इन्होंने ही रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। उन्होंने कहा था कि जो राजस्व राज व्यवस्था को मानता है वही ठीक है, वरना उसे हटा दिया जाए। यही निरंकुश राजतंत्र का रीजन था, जो कि बलबन ने शुरू किया था। आगे एक नोट है कि दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर होता था, जिसके अधीन एक लेखा परीक्षक होता था। लेखा परीक्षक कौन होते थे? कितना खर्च हुआ, कहाँ खर्च हुआ, जहाँ खर्च हुआ क्या वो कार्य हुआ, इसकी देखरेख वजीर करता था, और जिसे हम महालेखा परीक्षक कहते थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पद होता था कि भाई पैसा तो आ रहा है, लेकिन आप पैसे को ले कहाँ जा रहे हैं, इसकी देखरेख वजीर करता था। आगे है सल्तनत के प्रमुख कुछ विभाग थे, वो किन से संबंधित थे, इनके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि हम दिल्ली प्रशासन को देख रहे हैं और विभाग से प्रश्न जरूर आते हैं। दीवाने विजारत, दीवाने विजारत वित्त विभाग था। दीवाने विजारत वित्त विभाग से संबंधित था। दीवानी रियासत, रियासत किससे संबंधित थे? नियंत्रण विभाग। नियंत्रण विभाग क्या होता था कि जैसे हम कहाँ कितना वित्त खर्च करना है, अगर कार्य हुआ तो कार्य तो दिखाया जाना चाहिए ना, बस अगर हम कहीं नोट पे लिख दें कि हाँ ये कार्य हो गया, अगर वो फील्ड पर ना हुआ हो तो इसका ये नियंत्रण रखता था, जिसे हम दीवानी रियासत कहते थे। दीवानी विजारत वित्त विभाग, दीवानी रियासत नियंत्रण विभाग से संबंधित था। आगे का विभाग है दीवाने मुस्तखराज। इससे पहले हमने देखा कि कृषकों के द्वारा जो बकाया भू राजस्व होता था उसे वसूला जाता था दीवाने मुस्तखराज के द्वारा। जैसे टैक्स आज देखते हैं कर विभाग है, उसी तरीके से मुगल सल्तनत काल में मुस्तखराज विभाग हुआ करता था, जिन्हें हम दीवाने मुस्तखराज कहते थे। आगे है दीवाने को ही कृषि के विकास के लिए कुछ धन इसमें एकत्रित किया जाता था, और कृषकों को कृषि के लिए अग्रिम राशि भी दी जाती थी, जिन्हें हम दीवाने को ही कहते थे, जो कि कृषि विभाग के विकास से संबंधित था। कृषि का विकास कैसे होगा, उसमें बदलाव क्या किया जाए कि उत्पादन अधिक हो, इसकी देखरेख के लिए दीवाने को ही विभाग की स्थापना की गई थी। आगे है दीवाने कजा। दीवाने कजा न्याय विभाग से संबंधित था, जिन्हें हम काजी भी कहते थे। काजी न्याय व्यवस्था को देखता था, इसीलिए इस विभाग का नाम दीवाने कजा भी है। आगे है दीवाने इंसा किससे संबंधित है? पत्राचार विभाग से संबंधित है। पत्र देखते हैं, आज हम मीडिया को देखते हैं। सल्तनत काल में दीवाने इंसा पत्राचार विभाग से संबंधित था। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित था। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित था मुगल काल में। बहुत महत्वपूर्ण है ये। आगे है दीवाने रिसालत, यह विदेश विभाग था।
भाई विदेशी आक्रमणकारी आ रहे हैं, जा रहे हैं, इनकी देखरेख कौन करेगा? अगर हम विदेशों से व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ के व्यापार व्यवस्था की देखरेख कौन करेगा? हम सब कुछ एक ही जगह तो होता नहीं, कुछ हमारे यहाँ होगा, कहीं अन्य जगह होगा। हम वहाँ से उन चीज़ों को लेंगे, अपने यहाँ की चीज़ों को देंगे। तो ये जो लेन देन की व्यवस्था है, कहीं ना कहीं इसके लिए वित्त विभाग की आवश्यकता होती है, और उसमें भी विदेश विभाग की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम दीवाने रिसालत कहते थे। आगे है दीवाने बरीद क्या होता था? दीवाने बरीद गुप्तचर विभाग से संबंधित था। मध्यकालीन भारत में भाई अमीर या सुल्तान जो अन्य होते थे, वो क्या राजा के साथ या जो सम्राट बैठता था उसके साथ सही तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, या फिर जो जनता है वो खुश है, इसके लिए एक गुप्तचर विभाग बनाया गया था जिसे हम दीवाने बरीद कहते थे। आगे है दीवान ए बंदगान, दास विभाग से संबंधित था। दीवाने बंदगान दास विभाग से संबंधित था। दासों को दीवाने बंदगान के अंतर्गत रखा जाता था, उन्हें उनको देख रेख की जाती थी। आगे का प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इक्तादार हम देखते हैं ना, जमींदार इक्तादार, तो उसी तरीके से इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था। कुछ लोगों को इक्ता दे देते थे, वो अपना भू राजस्व वसूल के राजस्व खजाने में दिया करते थे, उसे ही इक्तादार कहते थे, और इस व्यवस्था को इक्ता व्यवस्था कहा जाता था। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति किसमें निहित होती थी? केंद्रीय प्रशासन, जो भी विभाग थे, राजकाज के जो भी कार्य हुआ करते थे, जो प्रशासन से संबंधित थे, वो सबसे अधिक शक्ति उसमें सुल्तान में निहित हुआ करती थी। सुल्तान ही केंद्रीय प्रशासन को देखता था। सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता प्रदान करने के लिए गठित मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? वर्तमान में हम देखते हैं संसद है केंद्र में, राज्यों में विधानसभा है, विधान परिषद है, वो सरकार को सहायता देती है कि किस तरीके से शासन व्यवस्था को चलाया जाए। लेकिन सल्तनत काल में एक मंत्रिपरिषद होता था जो सुल्तान को सहायता एवं सलाह देता था। वो किस नाम से जाने जाते थे? मजलिस ए खलवत नाम से जाना जाता था, जो कि मंत्रिपरिषद हुआ करता था। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को दीवाने खलवत नाम से जानते थे। आगे है इक्तादारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? जैसे कोई जमींदार अब ये नहीं जमींदारी ले ले इसके बाद राजस्व व्यवस्था राजस्व में ना डाले, उनकी भी देख रेख के लिए एक अधिकारी नियुक्त होता था। इसी तरीके से तो बाद में बिचौलियों का बहुत ज्यादा विकास हो गया, इतने ज्यादा बिचौलिए हो गए कि राजस्व कहीं ना कहीं नीचे तक पहुंचे, ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता था। तो इक्तादारों पर नियंत्रण रखने के लिए को राजस्व में अपना राजस्व या कर व्यवस्था कर डाल रहे हैं या नहीं, इसकी देखरेख के लिए एक ख्वाजा नामक अधिकारी नियुक्त होता था। ये किसने नियुक्त किया था? सबसे पहले बलबन के द्वारा ख्वाजा नामक अधिकारी इक्तादारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए शुरू किया गया था। और एकता व्यवस्था हमने देखा था इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था, इसके बाद बलबन आया था। ये दोनों, बलबन गुलाम वंश का एक शासक था, गुलाम वंश। आगे है सल्तनत काल में भू राजस्व की दर सामान्यतः कितनी होती थी? टैक्स व्यवस्था कितना लगाया जाता है? जैसे हम आज देखते हैं 5% टैक्स, 10% टैक्स, 15%। तो भू राजस्व, भूमि, चूंकि उस समय राजस्व से संबंधित सोर्स कृषि ही हुआ करती थी, तो भू राजस्व भूमि पर ही कर लगाए जाते थे। तो मुगल सल्तनत काल में कितना भू राजस्व कर था? 20 से 25% कर के रूप में लिया जाता था, जो कि भू राजस्व से संबंधित था। आज हम देखते हैं अलग अलग कर है, 5% है, 10% है, 20% है, जो कि भू राजस्व कर नहीं, अप्रत्यक्ष कर है। लेकिन
भू राजस्व कर सल्तनत काल में 20 से 25% हुआ करता था। आगे है यहाँ सल्तनत काल के कुछ प्रमुख अधिकारी की चर्चा की गई है। आरिज मुबालिक किन्हें कहा जाता था? सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी कौन किन नामों से जाने जाते थे? जैसे हम जनरल, कर्नल आज हम देखते हैं, उसी तरीके से सल्तनत काल में जो प्रमुख अधिकारी होते थे उनमें दीवाने आरिज या आरिज मुमालिक सैन्य विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। सैन्य विभाग को दीवाने अर्ज कहा जाता था। दीवाने अर्ज का अधिकारी आरिज मुमालिक होता था जो कि सैन्य विभाग का प्रधान होता था। वरीद मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। दीवाने वरीद गुप्तचर विभाग था, उसका अधिकारी वरीद मुमालिक कहलाता था। सद्र उस सुदूर ये धार्मिक विभाग से संबंधित थे कि धार्मिक कार्य किस तरीके से कार्यकाज चले, इसके लिए सद्र उस सुदूर नामक अधिकारी नियुक्त किया जाता था जो कि धार्मिक विभाग का प्रधान हुआ करता था। आगे है अमीर ए आखुर विभाग अश्वशाला का प्रधान होता था। चूंकि कहीं भी लड़ाई लड़ने जानी होती थी तो घोड़ों का ही प्रयोग किया जाता था, तो उसकी देख रेख के लिए एक विभाग भी बनाया गया था जिसे हम अश्वशाला कहते थे। अमीर ए आखुर उसी अश्वशाला का अधिकारी हुआ करता था। आगे है सर ए जानदार जो कि सल्तनत के अंगरक्षकों का प्रमुख हुआ करता था। सल्तनत काल में जो राजा या सुल्तान के अंगरक्षक होते थे वो अंगरक्षक अपने कार्य अच्छे से करे, इनका भी देख रेख के लिए एक अधिकारी नियुक्त होता था जिन्हें हम सर ए जानदार कहते थे। आगे है अमीर ए हाजिब। अमीर ए हाजिब दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाला था। अब राजा हर दिन तो ये बताएगा नहीं कि आप इस तरीके से कार्य करो, आपने ये कार्य गलत किया, वो तो दंड देता था ना, लेकिन इसकी देखरेख के लिए अमीर हाजिब की नियुक्ति की गई थी। और यहाँ पे एक नोट है, हमने इससे पहले ही देखा था लेकिन देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वजीर हुआ करता था जो कि महालेखा परीक्षक था। वर्तमान में हम देखते हैं ना CAG, सरकार क्या खर्च करती है, कहाँ खर्च करती है, कितना खर्च करना चाहिए, अगर खर्च की है तो क्या कार्य हुए हैं और क्या कार्य में कमी की जा सकती थी कि बस जितना खर्च कर दिया उतना ही लगता था, उससे कम में वो कार्य हो सकता था। इसका निरीक्षण वर्तमान में CAG करता है और दिल्ली सल्तनत में इसका निरीक्षण वजीर किया करता था जो कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था। तो कभी भी प्रश्न आए कि सल्तनत में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता था, वजीर, प्रधान या फिर मुमालिक, तो सबसे प्रमुख व्यक्ति वजीर हुआ करता था। तो हमारा दिल्ली सल्तनत से संबंधित ये उसके प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण चैप्टर था। इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि इससे प्रश्न आते हैं सबसे महत्वपूर्ण, तो ये आप याद रखिएगा प्रमुख विभाग, इससे एक न एक प्रश्न सभी परीक्षाओं में जरूर आते हैं। तो चाहे आप रिवाइज करके देख लीजिएगा, आगे आने वाली किसी न किसी परीक्षा में इनमें से एक न एक प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो आप रिवाइज कर लेंगे 1-2 बार तो आप नहीं भूलेगा। तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।